नमस्ते एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स के बारे में और आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे इसी से ही रिलेटेड शियर फ्लो और शियर सेंटर के बारे में। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि अगर हमारी बीम पे कोई लोड लगता है तो उसमें दो केसेस पॉसिबल होते हैं। पहला कि जो है उसकी शेयरिंग होने की कोशिश होती है कुछ इस तरीके से, एक पार्ट जो है ऊपर जाएगा, एक पार्ट जो है नीचे चले जाएगा, तो ये स्प्लिट ऑफ कर जाएंगे। दूसरे में क्या होता है कि इसकी बेंडिंग होने की कोशिश होती है। तो ये दो केसेस पॉसिबल होते हैं जब किसी बीम पे लोड आता है। वो कोई भी लोड हो सकता है, कोई भी बीम हो सकती है, लेकिन ये दो केस तो हमेशा पॉसिबल होते ही हैं। तो अगर कोई भी अमाउंट की जो शियर फोर्स है वो इस क्रॉस सेक्शन पे लग रही है, उसका नाम है SF, और इस क्रॉस सेक्शन का कुछ विड्थ है B और डेप्थ है D। तो अगर मैं इस शियर फोर्स को इस B इंटू D से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। इस शियर स्ट्रेस का क्या मतलब है कि ये पूरे क्रॉस सेक्शन पे जो है सेम एक कांस्टेंट अमाउंट का शियर स्ट्रेस लग रहा है, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम। तो अगर मैं इसमें से एक एलिमेंट जो है वो बाहर निकाल लूँ और उस एलिमेंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ तो वो जो एलिमेंट है मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये वाला जो इसका फेस है ये इस फेस से रिजेंबल कर रहा है। अच्छा, इस फेस पे क्या है, जो है टाउ एवरेज की जो वैल्यू है कुछ ना कुछ आ रही होगी। अब इस स्ट्रेस को काउंटरएक्ट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक और स्ट्रेस लगेगा। इसका मतलब है कि एक कपल सा क्रिएट हो गया शियर स्ट्रेसेस का। अब इस कपल की वजह से क्या है कि जो एलिमेंट है अगर कुछ और फोर्स ना लग रही हो इस पे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना लग जाएगा। अब इस क्लॉकवाइज रोटेशन को रोकने के लिए और स्ट्रेसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं और उन स्ट्रेसेस को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस जो हैं इस एलिमेंट को डिस्टॉर्ट होने से बचाते हैं। अगर ये एलिमेंट की स्ट्रेंथ से जो है ज़्यादा हो गए तो ये एलिमेंट जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वरना ये बच जाएंगे। ऑलराइट, तो इन स्ट्रेसेस को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। अब ये जो डायरेक्शन है ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमारी ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो जो ये वाला शियर स्ट्रेस होगा मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा इसको कहेंगे हम ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, और जो शियर स्ट्रेसेस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग होंगे उनको कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस। तो इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेसेस को भी हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। जब हमने इनको लगाया भी नहीं होता फिर भी ये अपने आप प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये तो वो हमारा पहला केस। लेकिन अब चलते हैं अपने दूसरे केस के पास, जब हमारी बीम के अंदर बेंडिंग होती है तब क्या होता है इसमें। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब बेंडिंग होती है तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, और अगर सैगिंग मोमेंट है तो इसका मतलब ये जब बीम है कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी और इसके जो नीचे वाले फाइबर्स हैं उनमें टेंशन क्रिएट हो जाएगी और जो ऊपर वाले फाइबर्स हैं उनमें कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगी। तो नीचे वाले फाइबर्स की अगर बात करें तो जो टेंशन है वो सबसे ज़्यादा बॉटम वाले फाइबर में ही रहेगी, लेकिन अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे न्यूट्रल एक्सिस की तरफ तो जो टेंशनल स्ट्रेस है वो कम होता जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हो कि दो फाइबर्स के बीच में भी जो स्ट्रेसेस हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। ये तो हैं ही कि ये टेंशनल स्ट्रेसेस आ ही रहे हैं, लेकिन इन दो प्लेन्स के बीच में भी जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहे हैं, अगर स्ट्रेस ना क्रिएट हो रहे होते तो इसका मतलब ये भी उतना ही स्ट्रेच करना चाहिए था जितना ये नीचे वाला फाइबर स्ट्रेच कर रहा है। राइट, तो इन दोनों फाइबर्स की स्ट्रेचिंग को भी कोई रोक रहा है और उन्हीं स्ट्रेसेस को भी हम यही कहते हैं शियर स्ट्रेसेस, और वो भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही है तो उनको भी हम यही कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेसेस ही हैं वो। तो अब यहाँ से हमको दो तरीके के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस मिले, एक तो वो जो स्प्लिटिंग की वजह से आ रहे हैं, एक वो जो बेंडिंग की वजह से आ रहे हैं। तो इसीलिए जो इनकी स्ट्रेन डिफॉर्मेशन है वो फिगर आउट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू एक्सियल डिफॉर्मेशन के मुकाबले, या फिर टॉर्जनल डिफॉर्मेशन या फिर बेंडिंग डिफॉर्मेशन के मुकाबले। जो शियर डिफॉर्मेशंस होती हैं उनको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। अब जब बेंडिंग और शियर दोनों एक साथ काम करते हैं ना तो जो हमारा प्लेन सेक्शन है वो प्लेन नहीं रहता, वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो जब दोनों स्ट्रेसेस एक साथ काम करने लगते हैं तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से वॉर्प हो जाता है। अब इसी वजह से जो हमारी अजम्पशन है वो फेल कर जाती है, दैट इज प्लेन सेक्शन शुड रिमेन प्लेन। लेकिन अगर हमारी बीम जो है प्रिज्मेटिक है और उसका जो मटेरियल है वो होमोजीनियस है और उस होमोजीनियस मटेरियल का जो बिहेवियर है वो लीनियर इलास्टिक बिहेवियर है, तो जो हमारी क्रॉस सेक्शनल डिफॉर्मेशन होती है वो बहुत स्मॉल होती है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो हमारी बीम है वो स्लेंडर होनी चाहिए। स्लेंडर का मतलब जो उसकी लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इट्स डेप्थ। इतनी सारी अजम्पशन मानने के बावजूद भी ये हमारे लिए इतनी काम की चीज़ है कि बहुत बड़ी बड़ी जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं उसमें भी शियर स्ट्रेसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए अब इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो फॉर्मूला है जो आप हमेशा पढ़ते हो। तो ये मेरे पास बीम है, इसमें मैंने दो क्रॉस सेक्शन जो है वो कट किए हुए हैं और दोनों क्रॉस सेक्शन की जो बीच की लेंथ है वो है dx, और उस दोनों क्रॉस सेक्शन के जो पोर्शन है वो मैंने बाहर निकाल लिया
तो वो लेंथ आ गई मेरे पास dx, इसकी जो पीछे की विड्थ है वो है b और जो डेप्थ है बीम की वो है d। न्यूट्रल एक्सिस मैंने दोनों ही फिगर्स में शो करी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों सेक्शंस पे बेंडिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन देखूँ कंबाइंड, तो क्या होगा, इस सेक्शन को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये जो है मेरी लेंथ है dx और पीछे की विड्थ है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन देखूँ तो मेरे को कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगा। ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी जहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं वो ज़ीरो होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है बेंडिंग स्ट्रेसेस मेरे को देखने को मिलेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस बेसिकली आप कुछ इसी तरीके से डिनोट करते हो टेंशन और कंप्रेशन के लिए। ऑलराइट, तो ये तो आ गए मेरे बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब ये बेंडिंग स्ट्रेसेस जो हैं किसी मोमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो मुझे नहीं पता कितना मोमेंट लग रहा है। सपोज करते हैं कि इस साइड लग रहा है मोमेंट m और इस साइड लग रहा है मोमेंट m प्लस dm। तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा होगा वो इधर आ रहा होगा सिग्मा और इधर आ रहा होगा सिग्मा प्लस डी सिग्मा। ऑलराइट, और वो सेक्शन मैं कोई भी मान लेता हूँ, शायद यहाँ पे कोई भी सेक्शन हो, ये वाला यहाँ पे आ रहा होगा सिग्मा प्लस डी सिग्मा और इस पीछे वाले सेक्शन पे आ रहा होगा सिर्फ सिग्मा। ऑलराइट, आई होप कि आप लोग इस फिगर को इमेजिन कर पा रहे होगे 3D विजन में अपने माइंड्स में। ऑलराइट, तो अब अगर ये फोर्सेस आ रही हैं और हमारी बीम जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इसका मतलब ये जो फोर्सेस हैं एक्स डायरेक्शन वाली सारी फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब सिग्मा इनटू, अगर ये कोई भी एरिया है, अगर ये कोई भी स्मॉल एरिया है डी ए, तो सिग्मा इनटू डी ए शुड बी इक्वल टू सिग्मा प्लस डी सिग्मा इनटू डी ए। राइट, सारी जो एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए अगर मेरी बीम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो अगर मूव नहीं कर रही तो। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सिग्मा इंटू डी ए एक साइड आ गया और इधर बचा सिग्मा इंटू डी ए प्लस डी सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा इंटू डी ए से सिग्मा इंटू डी ए कट गया और यहाँ बचा डी सिग्मा इंटू डी ए इज इक्वल टू 0। बट क्या ये पॉसिबल है? ये जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रही है, अब देखो मुझे ये तो पता है ना कि जो मोमेंट है उसका वेरिएशन होता है, कोई भी लोड हो चाहे, ऐसा तो नहीं है मोमेंट पूरी बीम के अलॉन्ग जो है वो सेम रहता है। अगर बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन है इसका मतलब बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन होगा, और बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन होगा तो कोई ना कोई तो फोर्स होगी और वो 0 को इक्वल तो बिल्कुल नहीं होगी। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स जो है ये किससे काउंटरएक्ट हो रही है? तो अगर आप ये चीज़ देखो कि ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये इस प्लेन के नॉर्मल लग रहा है, इस प्लेन के नॉर्मल लग रहा है, तो इसका मतलब ये इस प्लेन को खींचने की कोशिश कर रहा है और इस प्लेन का ये जो एरिया है इसके नीचे वाला जो ब्लॉक है वो अलग है और जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो अलग है। इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक शेयरिंग इफेक्ट होने की कोशिश हो रही होगी और वो जो शेयरिंग इफेक्ट हो रहा होगा उसकी वजह से एक शेयर फोर्स क्रिएट हो रही होगी और शेयर फोर्स की वजह से एक शेयर स्ट्रेस जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। इसका मतलब इस डी सिग्मा बाय डी ए की कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो है डी एफ। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो क्या आएगा, इधर हो जाएगा डी एफ और ये हो जाएगा डी सिग्मा इंटू डी ए। ऑलराइट, अब डी सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है बेंडिंग स्ट्रेस, इट मीन्स एम वाई बाय आई। तो डी सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एम वाई बाय आई। राइट, अब अगर मैं डी सिग्मा की वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा, डी एफ इंटू डी एम वाई बाय आई इंटू डी ए। और इंटीग्रेशन का साइन मैं इधर ले जाता हूँ। अब आप कहोगे कि डी एम को इंटीग्रेट क्यों नहीं किया? देखिए ये एक पर्टिकुलर सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इस सेक्शन पे जो भी मूवमेंट होगा वो वैरी नहीं कर रहा होगा। बेंडिंग मूवमेंट जो वैरी करता है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में करता है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन पे बात कर रहा हूँ, तो सेक्शन पे जो बेंडिंग मूवमेंट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए मैं उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा। तो डी एम बाई आई जो है वो बाहर रह गया, इधर बचा डी एफ इज इक्वल टू डी एम बाई ए इंटू वाई इंटू डी ए। अच्छा, ये वाई इंटू डी ए क्या होता है? सबसे पहले बताता हूँ ये वाई क्या है। ये y जो है ये डिस्टेंस है एक एरिया स्मॉल एरिया डी का इसके सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस से उस स्मॉल एरिया डी के सेंट्रॉइड तक। तो अगर हम सभी छोटे छोटे एरियाज़ को इंटीग्रेट करें उनके सेंट्रॉइड से, मतलब उनका मोमेंट लें न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो हमको क्या मिलेगा? मतलब कि आपने एक वो इक्वेशन पढ़ी है, दैट इज़ a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 इज इक्वल टू ay बार। कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा है, मतलब सारे एरियाज़ का मोमेंट किसी भी एक्सिस पे। तो यहाँ पे भी मैं यही कर रहा हूँ, सभी एरियाज़ का मतलब सभी स्मॉल एरियाज़ का जो है मोमेंट ले रहा हूँ मैं न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो मेरे को एक बड़े एरिया का जो है वो मोमेंट मिल जाएगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए इज इक्वल टू a इंटू वाई बार। यहाँ से भी मैं यही लिख सकता हूँ कि डी एफ इज इक्वल टू डी एम बाई आई इंटू a वाई बार। ऑलराइट, तो अब इस डी एफ को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक फोर्स निकल के आएगी, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू डी एम अपॉन आई ए वाई बार। अब ये जो फोर्स है ये कहाँ एक्ट कर रही है? ये इस प्लेन पे एक्ट कर रही है।
अब इस प्लेन पे जो भी स्ट्रेसेस क्रिएट हो रहे होंगे उसको मैं अगर इस प्लेन के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज़ b इंटू डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे वो फोर्स पता चल जाएगी। तो अगर मैं इस फोर्स की जगह में टाउ इंटू बी इंटू डी एक्स पुट कर दूं तो ये फोर्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। इट मीन्स डी एम अपॉन आई अपॉन ए वाई बार जो है वो इसके इक्वल आ गया। टाउ की वैल्यू मेरे को निकालनी है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, तो टाउ इधर हो जाएगा डी एम बाय डी एक्स इंटू ए वाई बार अपॉन आई बी। अच्छा, इस डी एम बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरिएशन ऑफ मोमेंट अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, शियर फोर्स, तो ये हमारी हो गई शियर फोर्स इनटू ए वाई बार अपॉन आई बी। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस पे उनके डेप्थ के अलॉन्ग जो भी शियर स्ट्रेसेस क्रिएट हो रहे हैं डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स में, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी शेप के लिए। नॉर्मली जो है कुछ गिनी चुनी शेप्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, आई सेक्शन, कई बार ट्रायंगुलर सेक्शंस में भी कुछ काट पीट के आपको दे दिया जाता है। तो हम उनके बारे में कुछ हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे शेयर फ्लो और शेयर सेंटर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।